एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, और जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इतना कुछ जो लिख दिया है, सिंपल सी बात है यहाँ पे डैम्स की। पूरे इस टॉपिक में बच्चों हम सिर्फ डैम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि जो डैम बनाया जाता है ना, डैम के पर्पसेस बहुत सारे हैं। मतलब कि डैम की कंस्ट्रक्शन होती ही है टू फुलफिल अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अभी तक हमने चैप्टर में वाटर एज अ रिसोर्स को समझा, पानी की इंपॉर्टेंस को समझा, पानी की किल्लत क्यों हो रही है, उसकी कंजर्वेशन की नीड क्या है, ये सारी चीजें देखी हैं। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने डैम को क्रिएट करना चालू करा। अभी डैम होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, और कौन से मल्टीपल पर्पसेस वो फुलफिल कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स, रिटार्ड्स द फ्लो, क्रिएटिंग अ रेजर्वोयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। देखो यार, डैम ना एक बैरियर है। जैसे बहता हुआ पानी आ रहा है, आपने यहाँ पे डैम बना दिया, ठीक है। तो डैम एक बैरियर है, फ्लोइंग वाटर के क्रॉस बहता हुआ पानी आ रहा है, उसमें एक बैरियर आपने रख दिया है जो कि या तो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, एक रुकावट पैदा कर रहा है, डायरेक्ट किसी और जगह पे डायरेक्ट कर रहा है, या फिर रिटार्ड कर रहा है, मतलब वापस भेज रहा है फ्लो ऑफ वाटर को, ऑफन क्रिएटिंग अ रेजर्वोयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। तो ये ना पीछे एक तरीके से पानी को जमा करके रख लेता है। पीछे एक रेजर्वोयर, लेक या इम्पाउंडमेंट होता है कि एक इम्पाउंडमेंट, एक गड्ढा सा जो आपने भर के रख दिया पानी के साथ, ठीक है। तो वो वाली चीज नाउ रेजर्वोयर, लेक या इम्पाउंडमेंट क्रिएट करता है। अब पता है लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, लोगों को लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, जिसने पानी को रोका है, ये डैम है। बल्कि नहीं, डैम का मतलब होता है ये रेजर्वोयर, जहां पे आपने पानी को कंजर्व करके रखा है। इसको रेजर्वोयर, लेक या इम्पाउंडमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने पानी को कंजर्व करके रखा है, जिसको डैम के मतलब गेट्स के थ्रू बाहर छोड़ा जाता है। स्पिलवे बोला जाता है वैसे इसको, स्पिलवे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर डैम है, नॉट दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज डैम। ओके नाउ, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी को। देखिए, डैम रेफर्स टू द रेजर्वोयर रादर देन द स्ट्रक्चर। डैम जब हम शब्द बोलते हैं ना, उसका ये मतलब होता है वो रेजर्वोयर जो क्रिएट हुआ है, जहां आपने पानी को जमा करके रखा है या जहां पानी को रोक के रखा है, वो रेजर्वोयर का मतलब होता है डैम, नॉट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है स्पिलवे, जहां से आप पानी को अंदर बाहर छोड़ते हो, फेंकते हो, ठीक है, वो वाली चीज है। नाउ आगे देखिए, अब देखो डैम का क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर 3 टाइप के डैम है, टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम या मेसनरी डैम। तो ये स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पे है, ठीक है, कि पत्थर से बना दिया, लकड़ी से बना दिया, तो उस बेसिस पर डैम के ये 3 प्रकार हैं। उसी के साथ बच्चों एक और चीज है, एक और क्लासिफिकेशन है हाइट के हिसाब से, ठीक है। लार्ज डैम्स होते हैं, मेजर डैम्स, या फिर उसके अलावा छोटे भी डैम्स होते हैं, लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स, हाई डैम्स। तो हाइट के हिसाब से भी डैम्स को क्लासिफाई करा जाता है, मटेरियल और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी या हाइट के हिसाब से भी, ठीक है। आई होप ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल राइट, अभी मैंने बताया था कि डैम को हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने डैम को जब क्रिएट करा है तो उससे आपको मल्टीपल पर्पसेस फुलफिल करने थे, है ना यार। देखो, आपको ना इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि वाटर है, वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर स्कैसिटी हम लोग फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं वाटर स्कैसिटी, उसके रीजंस देखे। अब वाटर स्कैसिटी है, वाटर कंजर्वेशन की नीड है, तो तब हमने ये चीज देखी कि दैट इज व्हाई वी विल बी क्रिएटिंग डैम्स। हम लोग डैम को क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग पानी को कंजर्व करके रख सकें, ठीक है। पानी को कंजर्व करने के लिए डेफिनेटली वो एक हम बोल सकते हैं पर्पस है जिसके लिए डैम को बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे पर्पसेस के लिए डैम्स को क्रिएट करा गया है। देयर आर मल्टीपल पर्पसेस दैट वी आर फुलफिलिंग व्हाइल क्रिएटिंग डैम्स। देखो कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले, टू इम्पाउंड रिवर्स रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स।
अब जो डैम के रेजर्वोयर में आपने पानी बचा कर रखा है उसका आप बाद में इस्तेमाल फील्ड को इरिगेट करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे जो फार्मर्स वगैरह हैं, इरिगेशन में उनके काम आएगा कि बाद में उनको फील्ड्स में पानी चाहिए, कोई ड्राई रीजन्स है, जो सूखे इलाके हैं वहां पे पानी चाहिए, तो वहां पर डैम जो है पानी अपना चैनलाइज करके पहुंचा सकता है और फार्मर्स की मदद कर सकता है टू इरिगेट देयर फील्ड्स। ठीक है, तो ये तो एक पर्पस हो गया। नेक्स्ट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब भाई डैम से बिजली कैसे क्रिएट होगी? तो आप सभी को पता है बच्चों की एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से क्रिएट होती है। तो तेज बहता हुआ पानी, डैम के गेट खुलेंगे, वही जो स्पिलवे है उसका गेट खुलेगा, तेज बहता हुआ पानी अंदर जाएगा, टरबाइन रोटेट होंगे और उससे बिजली जनरेट होगी, फिर गेट बंद हो जाएंगे, फिर से गेट खोले जाएंगे, बाहर छोड़ा जाएगा पानी, फिर इससे आपकी टरबाइंस रोटेट होंगे और बिजली जनरेट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक यूजेस के लिए काम आ सकती है, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए काम आ सकती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पसेस जिसको मतलब जो डैम को क्रिएट करा गया ना, उसका एक ये भी पर्पस था। फिर आता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी का सप्लाई करना। अब पानी इंडस्ट्री को भी चाहिए, पानी लोगों को भी चाहिए घरों तक, तो वहां पर भी पानी को पहुंचाया जाता है जो डैम में स्टोर करा जा रहा है। साथ ही में फ्लड कंट्रोल। बच्चों फ्लड कब आता है, बाढ़ कब आती है? जब नदी का बहाव तेज हो जाता है ना, ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में डैम हमारा काम आ सकते हैं। तेज पानी बहता हुआ आएगा, डैम गेट खोलेंगे, पानी एक्स्ट्रा जो है अंदर स्टोर करके रख लेंगे और फिर बाढ़ आने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पर्पस हो गया। साथ ही में रिक्रिएशन, लोग घूमने भी जाते हैं, स्ट्रक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं उनको देखने भी जाते हैं। इनलैंड नेविगेशन, शिप वगैरह चलाई जा सकती है उस पानी में। एंड फिश ब्रीडिंग का काम भी वहां पे किया जा सकता है। तो ये कुछ पर्पसेस हैं, मल्टीपर्पसेस, जिसके लिए डैम को क्रिएट करा गया था। फील्ड्स में इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, साथ ही में वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, फ्लड कंट्रोल। तो ये कुछ पर्पसेस है जो आप लिख सकते हो। या फिर अगर एक सवाल आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स, तो उसमें भी आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स, वहां पर भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? देखो अब यहां पर भाखरा नंगल प्रोजेक्ट की बात करी जा रही है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। हीराकुद प्रोजेक्ट एंड महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है बच्चों, उसका जो पानी है उसको हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी कि पानी से जो बिजली बनती है उसके लिए भी इस्तेमाल करा जा रहा है और फील्ड्स वगैरह को इरिगेट करने के लिए भी यूज करा जा रहा है। और वहीं पे जो हीराकूद प्रोजेक्ट है महानदी रिवर में, एक तरीके से यहाँ पे पानी को कंजर्व भी करा जा रहा है और फ्लड कंट्रोल करने की कोशिश भी करी जा रही है। वही कि जो एक्स्ट्रा पानी का बहाव आता है उसको आपने डैम के अंदर घुसा के वहां पे स्टोर कर लिया, तो उससे फ्लड कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वाटर भी कंजर्व हो रहा है, फ्लड कंट्रोल भी कोशिश हो रही है। चलो बहुत बढ़िया बात। तो अभी तक तो बड़ी खुशी की बात है कि डैम्स जो कर रहे हैं बहुत से मल्टीपल पर्पसेस जनरेट करने के लिए हमने उन्हें कंस्ट्रक्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया हो गया। और यहाँ पर एकदम से कहानी में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू की फोटो दिख गई है। अब डैम और जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रिलेशन है, चलिए समझते हैं। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी ने ना बहुत ही प्राउडली, बहुत गर्व से ये बात बोली थी, ही प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने बोला कि मॉडर्न भारत जो है उसके मंदिर समान है डैम्स। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू, इसको आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम डैम्स टू बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। प्रोक्लेम dams as the temples of modern India। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा क्यों लगता है कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं? ये वाली चीज यहाँ पे क्लियरली हमको बतानी है, क्यों लगता है। चलो रीजन देखते हैं। Reason being that it would integrate development of agriculture and village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। तो बेसिकली नेहरू जी को ऐसा लगता था कि डैम जो पानी स्टोर करके रख रहे हैं उससे ना एक तरीके से विलेज इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहर है, दोनों की ही डेवलपमेंट साथ साथ हो जाएगी।
विलेज इकोनॉमी की कैसे डेवलपमेंट होगी, तो पानी प्रोवाइड करा जाएगा फार्मर्स को, फार्मर्स उससे अच्छे से इरिगेशन कर सकेंगे, ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वहाँ की भी डेवलपमेंट होती रहेगी। और अर्बन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को पानी मिलेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हाइडल पावर मिलेगी, तो उससे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होंगे। और उन दोनों को लिंक कर दिया उन्होंने डैम्स के थ्रू, कि डैम्स एक तरीके से आपकी विलेज इकोनॉमी को भी आगे लेके जा रहे हैं और अर्बन इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएंगे। सो दैट इज वाई वो बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया के मंदिर समान है, मतलब पूजो डैम्स को, इतना फायदा दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है सब कुछ, बहुत ही फर्स्ट क्लास हो रहा है? ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी जो है कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। क्या ट्विस्ट है कहानी में कि देखिए, ऑपोजिशन टू दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मैम अभी तक तो सब अच्छा था, हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर इस कहानी में, बैड ही चीजें हमें क्यों सुननी पड़ती हैं? तो यार देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं है कि डैम से हर चीज अच्छी अच्छी होगी, कुछ चीजें बुरी भी तो हो सकती है। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इनको ऑपोजिशन क्यों मिल रहा है? व्हाई आर पीपल अपोजिंग देम? लेट्स लुक एट इट। देखिए, बहुत से रीजंस हैं। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। यार आप किसी नेचुरल चीज में तो बाधा बना रहे हो ना। अभी आपने पढ़ा था कि डैम एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं। नेचुरल जो पानी का बहाव है उसमें आपने एक बाधा क्रिएट कर दी, और जब नेचर की किसी भी चीज को आप रोकोगे, टोकोगे, तो कोई ना कोई बुरा प्रभाव तो उस चीज का होगा ही होगा। देखिए, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। बच्चों सेडिमेंट क्या होता है? जैसे एक नदी बहती हुई आ रही है, नदी के साथ कुछ कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, जो नदी अपने साथ बहा कर लेकर जाती है। लेकिन जब आप एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हो ना उस नदी के बीच में, तो वो जो सेडिमेंट्स है वो एक जगह रुक जाएंगे, या प्रॉपर तरीके से उस साइड नहीं जा पाएंगे, इधर उधर जा नहीं पाएंगे, सेडिमेंट फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। पुअर सेडिमेंट फ्लो कॉज करेंगे, जिसके चक्कर में एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रेजर्वोयर। तो जो रेजर्वोयर होगा ना, उसके बॉटम पर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, जिसके चक्कर में जो बाकी नदी है वहां से नीचे पत्थर ही पत्थर रह जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। अब जो बेड होता है, जो स्ट्रीम बेड है या रिवर बेड है, उसके नीचे वैसे सेडिमेंट्स रहते हैं तो वो सॉफ्ट रिवर बेड रहता है। लेकिन अभी क्योंकि सेडिमेंटेशन जो है एक्सेसिवली एक जगह पर हो गई, वहां पे इकट्ठे हो गए हैं सेडिमेंट्स, तो बाकी जो रिवर रहेगा वहां पर उतना ज्यादा सेडिमेंट नहीं रहेगा, सॉफ्ट जो बेड होता है वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से रॉकियर स्ट्रीम बेड्स हमें देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, हार्श, जिसकी वजह से बच्चों देखिए रॉकियर स्ट्रीम बेड्स होंगे, और रॉकियर स्ट्रीम बेड्स की वजह से पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर्स, एक्वाटिक लाइफ, जो हमारे नदियों के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ जी रही है, जो हमारी फोना है, एक्वाटिक फोना, उसके लिए काफी बुरा घर क्रिएट कर रहे हो आप। क्योंकि वो जब सेडिमेंट रहता है तो सॉफ्ट स्ट्रीम बेड रहता है, बट अभी वो सेडिमेंट नहीं है तो रॉक्स रह गए हैं नीचे, बहुत हार्श वैसे सा स्ट्रीम बेड हो गया है। तो एक्वाटिक लाइफ का जो हैबिटेट है, जो घर है एक तरीके से, वो आपने खराब कर दिया है। साथ ही में द फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। नदियों को बांट देते हैं, है ना, एक रुकावट पैदा कर दी, इधर डायरेक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रिटार्ड कर दिया, तो उस चक्कर में आपकी एक्वाटिक फौना, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, जैसे इवन फॉर पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, जिसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं, तो दे कैन नॉट माइग्रेट इवन फॉर दैट। उनके लिए काफी मुश्किल हो गया, एक ही जगह पे वो रह गए, ठीक है, माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही में डैम्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन सॉइल लीडिंग टू इट्स डीकॉम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बच्चों, जब आप डैम को क्रिएट करते हैं ना किसी भी जगह पर, तो उससे होता क्या है, जो आजू बाजू का इलाका होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सब एक तरीके से धंस जाते हैं पानी के तले। तो जो वेजिटेशन है वो खराब हो गई, जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गया, डीकॉम्पोजिशन हो गया उसका, मतलब ब्रेक डाउन हो गया उस सॉइल का आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एक तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को अगर आप देखो, बहुत भयानक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, हर चीज एक चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले डैम ने क्या करा, नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करा। नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने से ही दिक्कतें जो हैं वो चालू हो गई, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स हो गए, एक्वाटिक फौना का जो हैबिटेट है वो खराब हो गया, वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, पुअर सेडिमेंट फ्लो, साथ ही में वेजिटेशन सबमर्ज हो गई, सॉइल डिकम्पोज हो रहा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल ऑफ दीज मिस हैपनिंग्स आर हैपनिंग क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया,
हमने जो है बस डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया कि उससे तो ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, बट असल में फायदे तो होंगे, लेकिन फायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हमको यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। चलिए, तो ये तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जितना भी हमने पढ़ा, दिस ऑल वाज एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, है कि नहीं, है ना। ये सारा वो प्रभाव है जो कि प्रकृति पे पड़ रहा है। दिस वाज ऑल एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग देखिए क्रिएटिंग ऑफ लार्ज डैम्स, जब आपने बड़े बड़े डैम्स बनाए, इट हैज ऑल्सो बिन द कॉज ऑफ मेनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन, द तहरी डैम आंदोलन एक्सेट्रा। बच्चों, बहुत बारी ये जो डैम का क्रिएशन है, इसने इन्वाइट करा है लोगों को कि वो अपोज करने आए डैम्स के क्रिएशन को, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ऑल द इन्वायरमेंटल रीजंस। तो लोग आए हैं, लोगों ने मूवमेंट्स करी हैं डैम्स के ऑपोजिशन में या इनके क्रिएशन के खिलाफ, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो नर्मदा नदी जो है उस पे सरदार सरोवर डैम बन रहा था और उस डैम की क्रिएशन को अपोज करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ था। तहरी डैम आंदोलन तहरी डैम के खिलाफ चालू हुआ। तो ये सारी मूवमेंट्स भी लोगों ने चालू करी है। मेनी टाइम्स local people had to give up their land, livelihood, control over resources for the construction of the dam. यार, आप लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ा है आपके क्लास 10th के ही इकोनॉमिक्स में, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, और वहां पर ना हमने ये एग्जाम्पल बार बार दोहराया है कि किसी के लिए तो डैम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगी कि कंट्री में, जैसे भी नेहरू जी बोल रहे थे कि दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, देश आगे जाएगा, विलेज इकोनॉमी आगे जाएगी, अर्बन इकोनॉमी आगे जाएगी। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि डैम का क्रिएशन देश के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रही है, बट वहीं पर जब डैम बनता है तो आजू बाजू के एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनको अपना घर बार, अपना घर, जीवन यापन, हर चीज, अपने जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, हर चीज छोड़कर उस जगह को अलविदा बोलकर जाना पड़ता है, मतलब कि डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, पीपल आर डिस्प्लेस्ड, उनको अपनी उस जगह को, अपने लाइवलीहुड को छोड़कर वहां से बाय बाय बोल के जाना पड़ता है। और बच्चों, उन लोगों के लिए क्या कभी भी डैम का क्रिएशन डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं, क्योंकि उनसे उनका घर बार छीना जा रहा है, उनसे उनका जीवन यापन, जो सोर्स है ऑफ लाइवलीहुड, जिससे वो पैसा कमाते हैं, हर वो चीज छीनी जा रही है। सो फॉर देम दैट डैम इज नॉट फॉर डेवलपमेंट। जो चीज आपसे आपका घर छीन रही है, आपसे आपका काम छीन रही है, वो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए होगी, उन लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि बहुत सी बारी जो लोकल लोग होते हैं उन्हें अपनी जमीनें, जीवन यापन, अपना जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, हर चीज छोड़नी पड़ती है उस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस। गवर्नमेंट ऑब्वियसली दावा करती है कि हम आपको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, किसी दूसरी जगह पे घर वर प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसा बहुत कम होता है कि उतने ही स्केल पे चीजें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए, आप सभी को पता है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि बहुत से लोगों को बच्चों अपना घर बार खोना पड़ता है। दैट इज वाई ये एक सोशल इम्पैक्ट है ऑफ डैम्स। डैम को बना रहे हो, इकोनॉमिक, मतलब एक इकोनॉमिक बोल रही हूँ, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही है, प्रकृति पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, बट एक सामाजिक रूप से जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत खतरनाक है कि लोगों को अपना घर बार, हर चीज छोड़ के जानी पड़ रही है। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही में और भी चीजें देख लो यार, एनवायरमेंट को और भी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। इरिगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब जब फार्मर को पता चला कि भाई ये डैम की वजह से, तो पहले तो हमें पानी नहीं मिल रहा था, तो हम वो क्रॉप्स ही नहीं उगा रहे थे जिनको ज्यादा पानी चाहिए, बट अब तो हम उन क्रॉप्स की खेती करेंगे जिनको ज्यादा पानी चाहिए, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो फार्मर्स ऑल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, अब जब उन्होंने शिफ्ट करा उन क्रॉप्स के टुवर्ड्स, तो बहुत ज्यादा पानी डालने लग गए, इरिगेट करने लग गए कि पानी आ रहा है डैम से, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यार उससे क्या हुआ, जो सैलिनिटी होती है, जो सलाइन कंटेंट होता है, वो बहुत बढ़ गया, मिट्टी भी खराब हो गई, नमकीन हो गई चीजें, है ना। तो वो वाली दिक्कत आ गई। साथ ही बच्चों हम लोग देखते हैं तो इससे सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल हो गया, यानी कि जो मिट्टी है वो बहुत नमकीन हो गई। एंड साथ ही में इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। क्या देखने को मिलता है बच्चों की, सामाजिक रूप से डैम का जो पानी है ज्यादातर अमीरों के पास पहुंच जाता है, गरीबों के पास पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से सामाजिक रूप में भी गैप क्रिएट हो गया है अमीर लैंड ओनर्स के बीच में और पुअर लैंडलेस जो फार्मर्स होते हैं उनके बीच में, क्योंकि उन गरीबों तक तो पहुंचा ही नहीं, अमीर लैंड ओनर्स के पास पहुंच गया, वो और खेती कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और बेचारे जो गरीब हैं वो अभी वहीं के वहीं हैं।
तो गैप भी बढ़ गया। Along with that, interstate water disputes becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multipurpose projects. अब बच्चों ऐसा होता है कि डैम बन गया एक नदी में, अब वहां वो नदी जो है 2-3 स्टेट से होते हुए जाती है, तो अब उस डैम के बेनिफिट्स कौन से स्टेट को कितने मिलने चाहिए, उसका जो पानी है किस स्टेट में ज़्यादा आएगा, कम आएगा, कितना आएगा, तो इन चीज़ों को लेकर भी, कॉस्ट बेनिफिट को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ जाते हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इस वजह से हो जाती हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, देखो ये तो कुछ सोशल दिक्कतें हैं, कुछ इन्वायरमेंटल दिक्कतें हैं, एक्स्ट्रा दिक्कतें हैं जो डैम से हो रही हैं। क्या क्या? बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए फार्मर्स, जिसकी वजह से सॉइल सलाइन हो गया। साथ ही में जो गैप है अमीरों और गरीबों के बीच में, अमीर किसान गरीब किसान के बीच में, वो बढ़ गया, क्योंकि अमीरों के पास पानी पहुंच रहा है, गरीब के पास नहीं पहुंचा फिर भी। और लास्टली हम देखते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की, डैम का जो पानी है उसमें किसका शेयर ज़्यादा है, कौन सा स्टेट का किसका कम है। तो उस कॉस्ट और बेनिफिट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है क्रिएट हो गए बिटवीन द पीपल। ऑल राइट, नाउ most of the dams were constructed to control floods, but these dams have triggered floods. अभी तो हमने देखा था कि डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है उल्टा, डैम्स जो है फ्लड को ट्रिगर कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो जाता है, तो देखो यार, डैम में है ना जो स्पिलवे है, जब एकदम से डैम का गेट खुलेगा, पानी बाहर छोड़ा जाएगा, तो कभी कभी इतना तेज बहाव से पानी जाता है कि नदी का बहाव बढ़ जाता है और बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपने जिसको सोचा तो ये था कि इससे तो फ्लड रुकेगा, बट उससे तो फ्लड आने की संभावना बढ़ गई। साथ ही में डैम्स हैव आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, इससे जो है बच्चों मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो भी हट रही है, टॉप सॉइल की लेयर हट रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। साथ ही में एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज रिजल्टेड इन अर्थक्वेक्स, कॉज्ड वाटरबॉर्न डिसीजेस, पेस्ट्स एंड पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल के कारण अर्थक्वेक जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जो कीड़े मकोड़े, पेस्ट्स हैं, पोल्यूशन है, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। सो बच्चों, जो डैम्स को ऑपोजिशन मिला है वो एवं ही नहीं मिला है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस मैंने आपको अभी अभी बता दिए हैं। कुछ रीजंस डायरेक्टली इन्वायरमेंटल रीजंस है, इन्वायरमेंट को कैसे डैम्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कुछ रीजंस हैं कि समाज को कैसे डैम्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो इन दोनों रीजंस को क्लब करके अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि why is the construction of dams being opposed, या why are dams being opposed, so you have to write these reasons. कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि how are dams affecting the environment, या फिर how are dams affecting the local people. so वहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिखिए कि environment पे क्या impact है, local people पे क्या impact है। बट अगर एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि opposition हो क्यों रहा है, so you have to write both the things, environmental impact भी, सोसाइटल इम्पैक्ट भी, ठीक है। उसके अलावा एडवांटेजेस भी पूछी जाती है कि किस पर्पस के लिए डैम्स को क्रिएट करा था, या फिर मैंने आपको वो एक और क्वेश्चन बताया था कि डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जाता है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करके लिख सकते हो। सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम अगली क्लास में, अगले सेशन में मिलेंगे, जहां पर हम जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के, उसकी बात करने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। एंड दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।